हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। माई सेल्फ रवि विश्वकर्मा एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। ओके, सो लास्ट टाइम पे मैंने एक नया मॉड्यूल स्टार्ट किया था, दैट इज़ योर सेकेंड मॉड्यूल। एंड इन सेकेंड मॉड्यूल एक मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था रिविट। रिविट में मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी थी, जिसमें मैंने आपको रिविट जॉइंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के रिविट्स होते हैं, रिविट मटेरियल क्या होता है, साथ ही साथ हमने आपको रिविट की स्ट्रेंथ इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था। और ध्यान रखिएगा, हमने रिविट में एक कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था जो कि था कॉल्किंग एंड फोल्डिंग। इतनी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जब मैंने स्ट्रेंथ इक्वेशन को डिस्कस किया तो हमने बताया था कि आज या जब भी मैं क्लास करता तो उसमें मैं आपको स्ट्रेंथ इक्वेशन से रिलेटेड एक आधे न्यूमेरिकल करवाता। ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम एक न्यूमेरिकल ही स्टार्ट करते हैं करना, जो कि बेस्ड होगा आपके स्ट्रेंथ इक्वेशन विच इज बिलोंगिंग फ्रॉम रिविट। बिना देर किए हुए चलिए हेडिंग क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है अ ब्रेक बैंड attached to a hinge, brake pad attached to a hinge by means of a riveted joint, by means of a riveted joint, जो कि आपको एक फिगर में दिया गया है, shown in figure. So determine the size of the rivet needed for the load of. So determine the size of rivet needed for the load of 10 किलो न्यूटन। एंड आगे दिया है कि also determine the width of the band and also determine the width of the plate, width of the band, not plate, विथ ऑफ द बैंड। हाँ, यहाँ बैंड की बात हो रही है, विद ऑफ द बैंड, क्योंकि यहाँ पर बैंड दिया गया है। फुल स्टॉप। आगे क्वेश्चन में दिया गया है द परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर द बैंड एंड रिवेट, द परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर द बैंड एंड रिवेट in tension, shear and compression, in tension, shear and compression are कितनी दी हुई है? That is 80, 60 and 120 in Newton per mm square. That is full stop। रेस्पेक्टिवली एज्यूम करने के लिए बोला गया है कि आप एज्यूम करिए कि मार्जिन जो है 1.5 टाइम ऑफ डी है, इस क्वेश्चन में ही गिवन है। ट्रांसवर्स पिच को इक्वल कर दिया गया है इस केस में नॉर्मल पिच से। ये एज्यूम करने के बाद बोला गया है कि फाइंड, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, बोला गया है कि फाइंड द पिच ऑफ द रिविट, फाइंड द पिच ऑफ द रिविट। मैंने ये इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपके
लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपसे 3 चीज़ें पूछ ली गई है। सबसे पहला तो रिविट का साइज पूछा गया है कि क्या निकालना है या क्या होगा रिविट का साइज 10 किलो न्यूटन के लोड को सर्वाइव करने के लिए। दूसरा, जिस बैंड के ऊपर 10 किलो न्यूटन लग रहा है उस बैंड की विड्थ क्या होगी, ये पूछ लिया गया है। साथ ही साथ जो भी आप रिविटिंग करेंगे उस रिविटिंग के दौरान आप रिविटिंग की पिच क्या रखेंगे वो पूछ लिया गया है। तो एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जो डायग्राम दिया हुआ है उसको हम बना लेते हैं। थोड़ा सा डायग्राम उससे नहीं अच्छा बनता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस बहुत कुछ नहीं है इसमें। पी ये आपका बैंड लगा हुआ है और इसी बैंड के साथ में आपको ये कंडीशन दी हुई है, साथ ही साथ बोला गया है। देखो कहाँ जा रहा है मेरा डायग्राम। क्लियर, यहां पर आपकी रिविटिंग की गई है। हेयर 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 एंड देयर। सो दिस इज योर रिविटिंग। और भी कुछ क्वेश्चंस में दिए गए कि रिविटिंग के जो नंबर ऑफ रिविट्स लगाए गए वो कितने लगाए गए हैं, दैट इज 4, ठीक है। ये रिविट लगाए गए हैं। अब आपको पता है दिस इज मार्जिन, आपको मैंने बताया है कि एक रिविट से नियरेस्ट एज की जो डिस्टेंस होती है दैट इज योर मार्जिन, और 2 रिविट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड पिच। इट्स क्लियर। मैं मान लेता हूँ द विड्थ ऑफ द प्लेट विच इज W, तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले इसको स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसी इसी जो ये क्वेश्चन पूछा गया दैट इज फाइंड द रिविट साइज, इसी को निकालते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हम लेके चलते हैं। क्या होगा कि डिटरमाइन या फिर कैलकुलेशन ऑफ द रिविट डायमीटर दैट इज योर D। आपको मैंने बताया था स्ट्रेंथ इक्वेशन में 3 इक्वेशंस बताई थी। एक आपको मैंने बताया था क्रशिंग इक्वेशन, टेंसाइल इक्वेशन एंड शेयरिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले हम किसको कंसीडर करेंगे, फॉर शेयरिंग कंसिडरेशन। मैंने बताया था शेयरिंग कंसिडरेशन से आपको जब शेयर स्ट्रेंथ को आप कंसीडर करते हैं तो उस दौरान जो स्ट्रेंथ आती है वो स्ट्रेंथ होती है आपकी रिविट की। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था शेयर स्ट्रेंथ के लिए विच इज PS = π/4 d² इंटू टाउ। और साथ ही साथ मैंने एक वर्ड लिखा था दैट इज N क्या होता था, N होता था नंबर ऑफ रिविट। तो नंबर ऑफ रिविट्स यहाँ पर कितने दिए गए हैं, देखिए 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ रिविट कितने होंगे 4। PS आपको दिया गया है क्योंकि जो यहाँ पर फोर्स लगा है यही तो अल्टीमेटली इस शेयर या इस रिविट की स्ट्रेंथ होगी। मतलब अगर इस पूरे लोड को सर्वाइव कर ले रहा है, ये फोर्स लगाने के लिए बोला गया है कि इस फोर्स को सर्वाइव करने के लिए रिविट का साइज क्या होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ यही वो फोर्स है जिसके लिए मुझे रिविट की साइज निकालनी है। तो यहाँ से जो PS की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 × 10⁻³ क्या होगी न्यूटन। इतनी चीज़ क्लियर है आपको शेयर कंसिडरेशन में। तो मैं कर क्या रहा हूँ देखिए, आगे करते हैं इसके विच इज़ π/4
डी स्क्वायर तो मुझे निकालना है, टाउ आपको शियर दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस टेंशन शियर एंड कंप्रेशन, दैट इज योर शियर, न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू 4, दैट इज 10 इंटू 10⁻3। यहाँ से आप d की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि निकल के आएगी, दैट इज योर 7.28। इसको अप्रॉक्सीमेट में मान लेता हूँ 8 mm, ठीक है। यहाँ पर शियर कंसिडरेशन को एज्यूम करके जो डायमीटर ऑफ द रिवेट निकली है ये 8 निकल के आई। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ शियर को कंसिडरेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे टेंसाइल को भी, क्रशिंग कंसिडरेशन कर लेते हैं, फॉर क्रशिंग कंसिडरेशन जस्ट बिकॉज ऑफ चेकिंग कि क्रशिंग पे कहीं ऐसा तो नहीं कि डायमीटर ज़्यादा निकल रहा हो। तो क्रशिंग एक कंसिडरेशन हमने बताया था कि जो क्रशिंग का फॉर्मूला होता था, दैट इज योर dt इंटू सी इंटू एन। आपको बताया था कि n क्या होता है, नंबर ऑफ रिवेट, c इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ, d इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट एंड t इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। इज इट क्लियर? थिकनेस ऑफ द प्लेट। और आई थिंक थिकनेस आपको क्वेश्चन में गिवन भी है, ठीक है। बताएं थिकनेस आपको कितना दिया है? अच्छा, डायग्राम के दौरान ही थिकनेस में लिखना भूल गया था, दैट इज योर 3 mm। थिकनेस आपकी 3 mm दिया गया है बैंड की। तो पीसी की वैल्यू आपको देखिए, पीसी वही होगी जिस स्ट्रेंथ को या जिस फोर्स को ये रिवेट सर्वाइव कर लेगा, वही तो इसकी पीसी होगी। तो पीसी विच इज 10 इंटू 10⁻3, दैट इज योर डी तो निकालना है, टी 3 mm दिया है, सिग्मा सी टेंशन शियर एंड कंप्रेशन दैट इज फॉर 120 एंड एन की वैल्यू आपकी 4 दी हुई। तो यहाँ से आप सॉल्व करके डी की वैल्यू क्या निकालेंगे? तो इस केस में डी की वैल्यू क्या आएगी, विच इज 9.4, जो अप्रॉक्सीमेट 7 mm हम मान लेते हैं। अब हमने दो ही कंसिडरेशन करके देख लिया कि क्रशिंग कंसिडरेशन के दौरान डी की वैल्यू जो निकलती है लगभग 7 mm, और शियर कंसिडरेशन के दौरान डी की वैल्यू आपकी क्या निकलती है, 8 mm। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ 8 mm पे सर्वाइव कर जाती है, अगर मैं कहता हूँ कि इस रिवेट का डायमीटर 8 mm है और इस 8 mm पे ये 100 किलो न्यूटन फोर्स सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है, सर्वाइव कर जाएगा, तो क्या 7 mm पे क्या बोल रहा हूँ कि जो फोर्स जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये फोर्स शियर कंसिडरेशन की वजह से कह रहा है कि भाई शियर कंसिडरेशन जब होगा तो उसके दौरान अगर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो उसके लिए डायमीटर ऑफ द रिवेट कितनी होनी चाहिए, 8 mm। लेकिन क्रशिंग के दौरान बोल रहा है कि इसकी डायमीटर 7 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। तो आप हमें बताइए, अगर हम इसकी डायमीटर 7 को कंसिडर कर लेंगे, अगर रिवेट की डायमीटर हम 7 कंसिडर कर लेंगे, तो क्या ये रिवेट शेयर कंसिडरेशन को फॉलो करेगा या शेयर स्ट्रेंथ को सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी कंडीशन बोलती है कि शेयर स्ट्रेंथ को सर्वाइव करने के लिए रिवेट की डायमीटर 8 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्रशिंग बोल रहा है कि भाई 7 mm की डायमीटर लेके आप क्रशिंग को सर्वाइव करा सकते हैं, लेकिन हमें कंडीशन तो शेयर को भी फॉलो करना है और क्रशिंग की भी फॉलो करना है। तो अल्टीमेटली हम करेंगे क्या इस केस में, अगर हम 8 mm पे शेयर को कंसिडर कर रहा है तो अल्टीमेटली 7 mm के क्रशिंग को तो वो ऑटोमेटिक सर्वाइव कर जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर 8 mm कंसिडर कर लेंगे फॉर दिस केस। इस केस के लिए हम 8 mm कंसिडर कर लेंगे, और ये 8 mm शेयर कंसिडरेशन एंड क्रशिंग कंसिडरेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा हम निकालेंगे स्टेप नंबर 2, और दूसरा हम
क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ विड्थ ऑफ द बैंड की विड्थ निकाली है। तो बैंड की विड्थ निकालने के लिए मैंने बताया था क्या करेंगे, हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट को कंसीडर करना है कि इस प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, दिस इज W विच इज 2D, W माइनस 2D इंटू T इंटू सिग्मा T इक्वल्स टू क्या होगा आपका PT। क्लियर? 2 माइनस सिग्मा डी। अगर मैं इस रिविट के पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूँ तो पूरी W है, लेकिन पूरी यहाँ पर है नहीं, बीच में ब्लैंक है रिविट का होल की वजह से। तो दोनों को D को एक इसके D इन दोनों D को यहाँ पर माइनस करेंगे, T इंटू सिग्मा T इंटू PT। तो W ही तो निकालना है, और 2 इंटू 8 इंटू 3 सिग्मा T की वैल्यू आपको दिया गया है टेंसाइल के केस में, दैट इज योर 80, और PT वही होगी, दैट इज 10 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ से आप सॉल्व करके बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे विड्थ ऑफ द प्लेट, और जो कि कैलकुलेट होके आएगी दैट इज ऑफ 57.67, और इसको अप्रॉक्सीमेट आप कितना मानेंगे, दैट इज हम मान लेते हैं 58 mm। दिस इज द विड्थ ऑफ द प्लेट विच इज 58 mm। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लास्ट स्टेप होगा आपका स्टेप नंबर 3, और वो स्टेप नंबर 3 क्या होगी, पिच ऑफ द रिवेट। पिच ऑफ द रिवेट दैट इज योर P। पिच ऑफ द रिवेट, मैंने आपको क्या बताया था कि जो मार्जिन होता है विच इज 1.5 टाइम ऑफ T, तो यहाँ से हम मार्जिन की वैल्यू क्या निकालेंगे, विच इज 1.5 टाइम ऑफ T इंटू D की वैल्यू हमने आज निकाल ली है। तो यहाँ से क्या निकल गया, दैट इज 12 mm आपकी मार्जिन निकल के आ गई। क्या निकल गई, 12 mm मार्जिन। और जब मार्जिन 12 mm निकल के आ गई तो आपको पता है कि P प्लस 2M ये आपकी पिच, और प्लस 2M पिच, M प्लस M, और ये किसके बराबर होगा, विच इज W। P प्लस 2 इंटू M की वैल्यू आपने 12 निकाली है, विच इज 58। तो यहाँ से 58 माइनस 24 जो कि कितना निकल जाएगा, 2, 3 and 4 mm। सो पिच क्या निकल के आएगी इस केस में, और यही पिच आपकी किसके बराबर है, दैट इज योर ट्रांसवर्स पिच। तो आपने देख लिया बड़ी आसानी से, अगर आपको फॉर्मूले पता है और आपके हाथ में आपकी अपनी डेटा बुक है तो इस क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने हर क्वेश्चन के हर पार्ट को मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, जिसमें पहला स्टेप था आपका कैलकुलेशन ऑफ द रिवेट डायमीटर, दूसरा था विड्थ ऑफ द बैंड, एंड तीसरा था पिच ऑफ द रिवेट। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, दैट इज योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपका होगा लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर बॉयलर सेल। अब हम बात करेंगे बॉयलर सेल्स की, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट भी होगा और साथ ही साथ सर्कमफ्रेंशियल लैप जॉइंट भी होगा। क्लियर? सो अगर ये हो गया हो तो हेडिंग डालिए लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट या लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर बॉयलर सेल। हाँ, डस्टर कहाँ गया? मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर करूँ, कोई दिक्कत होगी कमेंट करिए, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके। हेडिंग डालिए लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर बॉयलर शेल। हेडिंग होगी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर इसका जो डिज़ाइनिंग प्रोसीजर है
ये पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग प्रोसीजर पूछी जाती है। और इसकी डिज़ाइनिंग प्रोसीजर आप अगर थोड़े स्मार्ट होंगे और डेटा बुक आपको देखना अच्छे से आता होगा तो इसकी डिज़ाइनिंग प्रोसीजर पूरी डेटा बुक में मिल जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर करा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज़ कैसे आई है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर बॉयलर सेल। लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर बॉयलर सेल। आपको मैंने बताया था दो टाइप के जॉइंट होते हैं, एक लैप जॉइंट होता है, एक बट जॉइंट। दिस इज योर लैप जॉइंट, दिस इज बट जॉइंट। लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट, लैप एंड बट। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसका डायग्राम ही बना देता हूँ, फिर उसके बाद इसके डिजाइनिंग प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं। थोड़ा सा डायग्राम बनाइए इसका। डायग्राम अभी बनाते लीजिए साथ में। ठीक है, दिस इज योर सेंटर लाइन। स्ट्रैप्स, इज इट क्लियर? चलिए मैं दे रहा हूँ, यहाँ एक रिविट लगा हुआ है, एक ये आपका रिविट लगा हुआ है, एक यहाँ पर रिविट लगा हुआ है, और एक ये आपका रिविट लगा हुआ है। अब इसी रिविट को हमको प्लेट के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। और वो क्या होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो अपने ऊपर है, आप जितने भी बना पाएँ। बस जस्ट फॉर नॉलेज यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, एक सिंगल स्ट्रैप पे भी मैं चला जाऊँ, एक ऊपर बना लेते हैं। मैं मान लेता हूँ दिस इज योर पिच। अगर ये पिच P है तो इनके बीच की जो पिच होगी दैट इज योर P/2, क्योंकि जस्ट हाफ पे वो है। दिस इज योर प्लेट, ये आपकी क्या है, प्लेट। दिस इज स्ट्रैप जिसकी थिकनेस T1 है, स्ट्रैप थिकनेस T1, एंड दिस इज अनदर स्ट्रैप विच इज थिकनेस T2। बाहर वाले स्ट्रैप को आप नैरो स्ट्रैप भी बोलते हो और अंदर वाले को आप वाइड स्ट्रैप भी कह सकते हो। एक ये प्लेट है, प्लेट 1, और एक ये प्लेट है दैट इज योर प्लेट नंबर 2। अब प्लेट 1 प्लेट 2 को बट जॉइंट के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, और इस जोड़ने के लिए लॉन्गिट्यूडनल मेथड का सहारा लिया गया है, साथ ही साथ इसमें 2 स्टेप का यूज किया गया है। तो आगे हेडिंग डालिए डिजाइनिंग प्रोसीजर। डिजाइनिंग प्रोसीजर, तो सबसे पहला जो डिजाइनिंग प्रोसीजर में आएगा थिकनेस ऑफ द बॉयलर शेल। सबसे पहले जो कैलकुलेट करने को बोलता है दैट इज द थिकनेस ऑफ बॉयलर शेल।
मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें जितने भी मैं फॉर्मूले अभी लिखने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप पे, वो सारे फॉर्मूले आपके डेटा बुक में है। किसी भी फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एग्ज़ाम में आपको डेटा बुक देखना नहीं आता है तो आपको सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे विथ स्टेप बाय स्टेप। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर इस बॉयलर के ऊपर इंटरनल प्रेशर पीआई एग्जिट कर रहा है, देन इस बॉयलर सेल की थिकनेस क्या होगी? सो द थिकनेस ऑफ बॉयलर शेल subjected to the internal pressure, और वो क्या होगी? थिकनेस ऑफ द बॉयलर सेल विच इज टी। और दोस्तों याद रखिएगा T इक्वल्स टू PI अपॉन 2 सिग्मा T। T इज द टेंसाइल फोर्स। आपको पता है जब कोई इंटरनली प्रेशर किसी बॉयलर पे लगता है तो वो उसके प्रेशर की जो सेल होती है वो एक्सपैंड करने की कोशिश करती है। दैट इज योर टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज योर थिकनेस ऑफ द बॉयलर सेल। जहाँ पर जो PI होता है, PI इज द इंटरनल प्रेशर, and DI is the internal dia of the boiler cell। सिग्मा T आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस, या कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस या परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द सिलेंडर मटेरियल। लेकिन अगर इस केस में थिकनेस कैलकुलेट करने के दौरान अगर आपको रिविट की एफिशिएंसी दी है, इफ एफिशिएंसी ऑफ रिविट इज गिवन, अगर रिविट की एफिशिएंसी गिवन है तो उस एफिशिएंसी को इस थिकनेस के से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगी? दैट इज योर एफिशिएंसी। यहाँ पर भी थिकनेस निकल आएगी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अगर यहीं तक थिकनेस आपकी सीमित नहीं रह जाती है, आगे अगर आपके क्वेश्चन में कोरोजन अलाउंस भी दिया है, कोरोजन अलाउंस बेसिकली एक एडिशनल थिकनेस होती है किसके ऊपर? सेल के ऊपर। सो इफ कोरोजन अलाउंस इज गिवन, देन तब थिकनेस की वैल्यू क्या होगी? दैट इज योर PI DI अपॉन 2 सिग्मा T इंटू एफिशिएंसी प्लस CA। ठीक है, दिस इज द कोरोजन अलाउंस। लेकिन आपको अल्टीमेटली यही याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में या क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी हुई तो ये फॉर्मूला यूज होगा, अगर कोरोजन अलाउंस एफिशिएंसी दोनों दी हुई तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा जो कोरोजन अलाउंस की रेंज होती है वो रेंज होती है विच इज 1.5 mm टू 2 mm, मीन्स ये मैक्सिमम और मिनिमम रेंज है कोरोजन अलाउंस की। बाकी अगर एग्जाम में ना दी हुई हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली कोरोजन अलाउंस को 2 एज्यूम करेंगे, और अगर दे दी गई है तब तो सो फॉर गुड फॉर यू। ठीक है, ये तो हुआ पहला स्टेप जिसमें आपने क्या कैलकुलेट करिए? थिकनेस ऑफ द बॉयलर सेल। दूसरा हेडिंग डालिए, जो दूसरा स्टेप आएगा, दूसरा स्टेप होगा डायमीटर ऑफ द रिविट। डायमीटर ऑफ द रिविट, इसको मैं रफ कर देता हूँ या लिखे दे रहा हूँ मेरी साइड में। तो दूसरा जो आएगा दैट इज योर, अभी आपने थिकनेस ऑफ द रिविट थिकनेस ऑफ द बॉयलर से निकाल ली है, अब मैं डायमीटर ऑफ द रिविट की बात कर रहा हूँ। तो डायमीटर ऑफ द रिविट अभी तक जितने भी, अगर इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस की बात करूँ तो डायमीटर ऑफ द रिविट निकालने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं दिया गया है, बट इंजीनियर्स ने अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए एक फार्मूला दिया है और कुछ कंडीशन उस फार्मूले को लगाने के लिए दे दी गई है, जिसमें सबसे पहला जो फार्मूला आता है जिसे आप बोल सकते हो एम्पिरिकल रिलेशन। तो इसमें कुछ केसेस दे दिए गए, जैसे कि केस नंबर 1 में बोला गया कि अगर थिकनेस ऑफ द थिकनेस ऑफ द बॉयलर सेल क्या हो जाए? ग्रेटर देन 8 mm हो जाए। इफ द थिकनेस ऑफ द बॉयलर सेल इज ग्रेटर देन 8 mm, तो
उस दौरान एक फॉर्मूला निकला था अनविन्स फॉर्मूला, अनविन्स फॉर्मूला। और वो अनविन्स फॉर्मूला क्या होता था, अगर थिकनेस प्लेट की या बॉयलर सेल की थिकनेस अगर 8 mm से ज़्यादा है तो उस केस में जो अनविन्स फॉर्मूला था वो फॉर्मूला होता था D = 6 टाइम ऑफ T। आप इसको लगा के आप क्या निकाल सकते थे, थिक डायमीटर ऑफ द रिवेट। लेकिन केस नंबर 2 भी, अगर केस 1 है तो केस नंबर 2 भी होगा। वो केस क्या होगा, अगर 8 mm से कम हो जाए थिकनेस ऑफ द बॉयलर सेल, तो उस केस में जो डायमीटर निकलती थी, उस केस में डायमीटर निकालने के लिए आपको करना क्या होता था कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट और क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, इन दोनों को इक्वेट करके आपको निकालना होता था, क्या निकालना होता था, डायमीटर ऑफ द रिवेट। और PC = D × T × सिग्मा C। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकालते थे, डायमीटर ऑफ द रिवेट। इज इट क्लियर? जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं। यहां तक हो गया होगा। थिकनेस ऑफ द बॉयलर सेल मैंने बता दिया है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ जितने भी मैं आप फॉर्मूले लिख रहा हूँ सारे फॉर्मूले आपके डेटा बुक में दिए हुए हैं। तो अगर डेटा बुक देखना आता है तो ठीक, वरना सीख जाइए और क्या होता है, ठीक है। PS = PC। एक चीज याद रखिएगा, जो रिवेट होल होता है, होल ऑफ द रिवेट मस्ट बी ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट, मस्ट बी ग्रेटर, मैं ग्रेटर हटा दूँ, ग्रेटर साइन लगा है, डायमीटर ऑफ रिवेट। और कितना ग्रेटर होना चाहिए कि D' जो होता है D + 1 to 2 mm, इतना ग्रेटर होना चाहिए। तभी तो मैं बताऊं, अगर आप किसी चीज़ को फोर्सफुली नहीं, आसानी से या स्लाइडिंग मोशन में आप उसको पुश करना चाहते हैं, तो जिस होल में किसी चीज़ को डालना है तो उस होल का साइज रिवेट के साइज से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए, 1 mm या फिर 1 mm और 2 mm के बीच, ठीक है। ये कंडीशन याद रखिएगा। ये तो हो गया आपका थिकनेस ऑफ द बॉयलर सेल एंड डायमीटर ऑफ द रिवेट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पिच ऑफ द रिवेट, क्योंकि अब रिवेटिंग करनी है तो उसका अपना एक पिच डिसाइड होगा, दैट इज योर पिच ऑफ द रिवेट। तो पिच ऑफ द रिवेट निकालने के भी अपने कई सारे कंडीशंस हैं, ठीक है। तो कंडीशन इसमें ये क्या है कि पिच निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सिंपली शियर स्ट्रेंथ को टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ इक्वेट कर देंगे। शियर स्ट्रेंथ को हम क्या करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ इक्वेट कर देंगे, दैट इज योर फॉर कैलकुलेटिंग द पिच ऑफ रिवेट, शियर स्ट्रेस मस्ट बी इक्वल्स टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर शियर स्ट्रेस देखिए, जो बाहर के रिवेट लगे हुए हैं, ये रिवेट पे सिंगल शियर एक्ट कर रहा है, देयर ओनली हियर। मैं अगर यहाँ पर रिवेट बना देता हूँ तो इस रिवेट पे सिर्फ सिंगल शियर ही एक्ट कर रहा है, दैट इज हियर। लेकिन अंदर वाले रिवेट पे एक यहाँ शियर है, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस होगा दो कंडीशन में चलेगा, दैट इज योर PS1 एंड PS2, दैट इज PT। और PS1 की वैल्यू मैं बता दूँ, PS1 इज द resistance of shear resistance of one rivet in double shear resistance of one rivet in double shear, and PS2 shear resistance of a rivet in a single shear। तो PS1 की जो वैल्यू होगी which is 1.875, that is pi/4 d square into tau, ये होगी। और इन रिवेट्स की अपनी कोई नंबर होगी, कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं जो डबल शेयर को ऐड कर रहे हैं। कुछ रिवेट होंगे जो सिंगल शेयर को ही ऐड करेंगे, दिस इज pi/4 d स्क्वायर इंटू टाउ, जो कि N2 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मैं बात कर रहा हूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज P - D इंटू T इंटू सिग्मा T। यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको दी गई है।
इन सारी चीज़ों को सॉल्व करके आप पिच की वैल्यू, ये पिच की वैल्यू क्या निकालेंगे, दैट इज योर n1 प्लस 1.875 n2 इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू टाउ बाई 4t सिग्मा टी प्लस डी। यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करके आप पिच निकाल सकते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ये फॉर्मूला भी आपकी डेटा बुक में दिया हुआ है, बस आपको डेटा बुक देखना होगा। जहाँ पर n1 क्या है, द नंबर ऑफ रिविट सब्जेक्टेड टू सिंगल शेयर पर पिच लेंथ, एंड n2 क्या है, नंबर ऑफ रिविट सब्जेक्टेड टू डबल शेयर, सॉरी n1 क्या है आपका, नंबर ऑफ रिविट सब्जेक्टेड टू अ डबल शेयर पर पिच लेंथ, n2 नंबर ऑफ रिविट सब्जेक्टेड टू सिंगल शेयर पर पिच लेंथ। तो यहाँ पर ये निकालिए, लेकिन आप याद रखिएगा पिच की एक अपनी कंडीशंस भी होती है कि पिच इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम भी होना चाहिए। सो अगर हम मिनिमम पिच की बात करें, तो मिनिमम पिचिंग की बात करें तो वो डायमीटर से दुगना होना चाहिए। मीन्स कम से कम पिच रिविट की जो डायमीटर है उससे 2 गुना होना चाहिए पिच। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि रिविट का हेड काफ़ी अच्छे से बने या रिविट की हेडिंग अच्छे से की जा सके, तो मिनिमम पिच तुम्हारी 2 टाइम ऑफ डायमीटर होनी चाहिए। और टू अवॉइड द लीक प्रूफ जॉइंट, सो मैक्सिमम पिच, अगर मैं मैक्सिमम पिच की बात कर रहा हूँ, दैट इज योर पी, ये मिन है, दैट इज योर पी मैक्स विच इज सी टी प्लस 41.28, ये आनी चाहिए। जहाँ पर सी टी आपका क्या है, सी टी एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि आपको टेबल में दिया होगा, और टेबल कहाँ मिलेगी आपको, डेटा बुक में। और टी आपको थिकनेस ऑफ द प्लेट से आप निकाल चुके हो। सी की कई सारी वैल्यूज होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं उन पे देख के आपको निकालना होगा, जो कि टेबल में दिया, वो टेबल कहाँ होगी, डेटा बुक में होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसवर्स पिच की। ये तो हो गया नॉर्मल पिच, नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स पिच। काफी लेंदी प्रोसीजर है, और प्रोसीजर लेंदी है तभी इस प्रोसीजर को ही सिर्फ पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वही बच्चे नहीं कर पाते हैं, जबकि पूरी तरह से नकल की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ डेटा बुक, अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हैं। और मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकलेंगे इन सब कामों में। तो दैट इज योर 4th नंबर इज ट्रांसवर्स पिच, एंड दिस इज डिनोटेड बाय पी टी। सो ट्रांसवर्स पिच की भी अपनी कई सारी कंडीशन है कि अगर देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ रिविट इन ईच रो, देन द मिनिमम डिस्टेंस, जैसे कि बोल रहा है कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ रिविट्स है, मतलब इस रो में भी, इसमें और इसमें भी, अगर नंबर ऑफ रिविट्स सेम है, हर रो में नंबर ऑफ रिविट्स सेम है, सो फॉर जिप जैग रिविटिंग के लिए जो पीटी की वैल्यू निकलेगी, जैग रिविटिंग के लिए पीटी की वैल्यू जो निकलेगी, वो पीटी की वैल्यू होगी विच इज 0.33 पी प्लस 0.67 डी। एंड फॉर चैन रिविटिंग की बात करें तो उस केस में ट्रांसवर्स पिच की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम होगी या दुगना होगी रिविट की डायमीटर से। लेकिन कब, जब इक्वल रिविट हो ईच रो में, मीन्स हर एक रो में रिविट की जो संख्या है वो अगर इक्वल है, तो उस केस में जिगजैग रिविटिंग ये होगी और चैन रिविटिंग में ट्रांसवर्स पिच की वैल्यू ये होगी। अगर आउटर रो के में रिविट आधे हो इन कंपैरिजन टू इवन इनर रो, जैसे कि मैं यहाँ पर कंडीशन दिख रहा है कि इनर रो में रिविट कितने हैं, 1 2 3 4, और जस्ट इनर रो के आधे कितने हैं बाहर, जस्ट 1 and 2। इस केस में जो पिच आपकी निकलती है,
वो पिच होती है दैट इज 0.2 टाइम ऑफ पी प्लस विच इज 1.15 टाइम ऑफ डी। इस केस में ये होते हैं जब नंबर ऑफ रिवेट इन आउटर रो इक्वल्स ऑफ 1/2 नंबर ऑफ रिवेट इन इनर रो। ये कंडीशन अगर आपको दी हुई है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ट्रांसवर्स पिच। नेक्स्ट कंडीशन आपकी देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर है दैट इज योर मार्जिन डिनोटेड बाय एम। और मार्जिन की एक ही कंडीशन है दैट इज योर एम इक्वल्स टू 1.5 टाइम ऑफ डी। इसी को ये सेटिस्फाई कर ले, इतने में ही ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपकी थिकनेस ऑफ द स्ट्रैप। छठा है आपका थिकनेस ऑफ स्ट्रैप विच इज डिनोटेड बाय T1। और थिकनेस ऑफ द स्ट्रैप की बात करें अगर देखिए यहाँ पर केस की बात करें तो दोनों स्ट्रैप T1 एंड T2 मतलब अलग अलग थिकनेस की हैं। तो अगर अलग अलग थिकनेस की दी हुई है तो जो वाइड नैरो स्ट्रैप है, नैरो मतलब जो बाहर की स्ट्रैप है, वो इक्वल होगी 0.625 टाइम ऑफ टी फॉर नैरो स्ट्रैप, और T1 इक्वल्स टू 0.75 टाइम ऑफ टी होगी। और ये कौन सी होगी, दैट इज योर वाइड स्ट्रैप। इज इट क्लियर? और अगर दोनों स्ट्रैप की जो थिकनेस है मीन्स नैरो स्ट्रैप एंड वाइड स्ट्रैप, दोनों की थिकनेस अगर सेम है तो इस केस में जो थिकनेस की वैल्यू आएगी दैट इज योर 0.625 टाइम ऑफ टी इंटू पी माइनस डी अपॉन पी माइनस 2d। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप थिकनेस ऑफ द स्ट्रैप को बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलिए जल्दी से ये हो गया तो एक लास्ट हेडिंग डालिए, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। और मैंने बता रखा है एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट क्या होती है। तो दैट इज योर 7th एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। तो इस केस में जो एफिशिएंसी निकल के आती है दैट इज स्मॉलेस्ट ऑफ या लोवेस्ट ऑफ PS, PC एंड PT अपॉन P। ठीक है, ये ऊपर जो केस दिए हुए हैं ये दिए हुए हैं रिवेटिंग के दौरान, और नीचे की जो केस दिया हुआ है दैट इज फॉर अनरिवेटिंग। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ PS की वैल्यू जो यहाँ पर है विच इज N1 अपॉन 1.875 N2 विच इज पाई डी स्क्वायर इंटू चाउ। ये आपकी पहली केस है बाई 4। अगर मैं PC की वैल्यू यहाँ पर लिखना चाहूँ तो PC की वैल्यू क्या आएगी विच इज N1 प्लस N2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी। और P की वैल्यू क्या आएगी आपकी विच इज P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। और नॉर्मल P की वैल्यू जो होगी आपकी P इंटू टी इंटू सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस। तो इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद जो मिनिमम होगी, मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी उसको यहाँ पर पुट करेंगे, साथ ही साथ उसको डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से, और इस वैल्यू से डिवाइड करने के बाद आपकी एफिशिएंसी ऑफ द रिवेट जॉइंट निकल आएगी। ओके, तो ये हुआ आपका लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर बॉयलर सेल। ये प्रोसीजर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि सेमेस्टर में अक्सर इसकी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि डिजाइनिंग प्रोसीजर को लिखिए किसकी, लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट की। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत बढ़ जाते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही फॉर्मूला अडॉप्ट करिए, बस न्यूमेरिक वैल्यू जो आपकी क्वेश्चन दी हुई डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जब भी मिलेंगे तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे सर्क्यूफ्रेंशियल लैप जॉइंट फॉर बॉयलर सेल, और साथ साथ एसेंट्रिक रिवेटिंग का केस भी सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं।
चलिए फिर, शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, जय हिंद।